लाल सागर में यमन ने एक इजरायली शिप पे सीधा हमला कर दिया है। स्कारलेट नाम की जो इजरायली शिप है उस पर सीधा हमला हुआ है। उसके साथ साथ खान यूनिस में और जबलिया में, विशेषकर जबलिया के अल नजला इलाके में एक इजरायली व्हीकल को फिर से पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फाइटर्स ने सीधे निशाना बनाकर उड़ा दिया है। वेस्ट बैंक के अंदर नया डेटा आया है जिसके हिसाब से पिछले 48 घंटों में कम से कम 120 रेजिस्टेंस फाइटिंग्स हुई हैं, ऑपरेशंस हुए हैं, टकराव हुए हैं, जिसमें इजरायली घायल हुए हैं, कई इजरायली घायल हैं। और फिलिस्तीनियों के ऊपर जो गोली चलाने का एक सिलसिला कल से शुरू हुआ था वेस्ट बैंक में, वो आज इजरायली फोर्सेस करने में हिचक गई। और इसी से जुड़ी जो चौथी बड़ी खबर है वो ये है कि जो गिडियन व्हीकल, जो एक बड़े शानों और बड़े मतलब बाजे गाजे के साथ इजराइल ने जो एक मिलिट्री ऑफेंसिव लॉन्च किया था करीब 27 मार्च से लेके, और जो कब खत्म हो पता ही नहीं चला। मैं पहले था जिसने ऐलान कर दिया था कि 15 अगस्त तक आते आते वो खत्म हो गया है। अब कुछ वो रहा नहीं गिडियन चैरियट्स। वो आज ऑफिशियली इजराइल ने एडमिट कर लिया है कि वो खत्म है और वो फेलियर रहा। वी फेल्ड, वो उसके बारे में आपको बताएंगे। वी फेल्ड, वहां पर बाकायदा उसकी एनालिसिस आई है। और गिडियन चैरियट्स 2 जो अब जो शुरू होने वाला है, जो भी 15 अगस्त के आसपास शुरू होने वाला था, अभी तक उसका आता पता नहीं है वो उसका क्या होगा। क्योंकि अभी देखिए जो कैबिनेट मीटिंग होनी थी उसमें फिर वही आईडीएफ के चीफ अड़े हुए हैं कि अभी समझौता कर लो, चाहे 2 महीने का करो। वो समझौता ही चाहते हैं आईडीएफ के चीफ। नेतन्याहू ने कहा नहीं, समझौता नहीं हो सकता, अभी युद्ध में जाना होगा। अब ये सब चल रहा है। उधर बहुत बड़ी संख्या में जो आईडीएफ की फोर्सेज हैं, पुराने रिटायर्ड भी और सर्विंग भी, उन्होंने ट्रंप से अपील डायरेक्टली की। क्योंकि ट्रंप का मामला ये हो गया है, एक तरह से अमेरिका इजराइल, अब वाकई ये हास्यास्पद है लेकिन सच्चाई ये एक देश हो गए, मतलब बिल्कुल, कि वहां पर स्कूल्स में, कुछ एरियाज में, सब में नहीं, कुछ एरियाज में स्कूल्स में इजरायली फ्लैग लहराया जाए। उसके बाद इधर जो है इजराइल के अंदर ट्रंप, जो वहां के लोग हैं, अपने प्रधानमंत्री से कुछ कहने के बजाय सीधे ट्रंप को अपील कर रहे हैं। अब आप देखिए कैसे ये पूरी परिस्थितियां हो रही है। उसके बाद गाजा की ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ सीरिया, लेबनान, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटना हो रही है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, और एससीओ की जो तियानजिंग चाइनीज शहर है, वहां जो मीटिंग हो रही है उसमें भारत भी गए हैं, भारत के प्रधानमंत्री, और ऊंट पहाड़ के नीचे भी आया है, उसके बारे में भी हमने कुछ वीडियोस डाले हैं। आप देखिए शायद एक्स पे, या अभी मैं डालूंगा उस पर, अभी वीडियोस ठीक से वो वाले आए नहीं है। लेकिन पुतिन और जी जिनपिंग, मतलब चाइना और रशिया, इसका डोमिनेंस रहा है। ईरान और इंडिया एक तरह से एक साथ एक ही पेज पे देखे गए, और यहां तक कि इजराइल को कंडेम किया गया है, ईरान इजराइल वॉर के समय, और फिलिस्तीन पे भी एक रेजोल्यूशन अभी आने जा रहा है। तो वो ये जो सारी चीजें हैं, इसको लेके हम देखिए बात करेंगे। अबू उबैदा के बारे में फिर लोगों का एक सवाल आ रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। यह सारी तो मैंने बोल ही दिया था, वो ही इज अलाइव एंड वेल, और वो ऑपरेशन भी आज जो स्टेटमेंट दिया वो उन्होंने ही दिया है। तो हम लोग सीधे देखिए चलते हैं। आज यानी 1 सितंबर, 1/9/2025, ये आज का जो खास दिन है, क्योंकि आज सितंबर का महीना शुरू हो रहा है। तो अभी देखिए जो एक सबसे पहले जो हमास ने ऑपरेशन किया अल नजला एरिया में। अब अल नजला एरिया में जबलिया के अंतर्गत आता है, और उसमें जो इस बार रेजिस्टेंस ने किया, वो देखिए कम से कम 4 पॉइंट से अलग अलग अटैक किया। और इस बार का अटैक जो था बड़ा कोऑर्डिनेटेड था, उसमें 6 फाइटर्स एक टीम में थे। और फिर वही बात आ रही है कि प्लेटून लेवल पे एक अटैक हो रहा है। इस बार सीधे 20 लोगों ने हमला नहीं किया, 20 लोग या 25 लोग समझ लिए, 6 की संख्या में बट के उन्होंने 4-5 जगह से फायर किया, जो विच टुक इजराइल बाय सरप्राइज। और इसमें जो आईडीएफ का जो वहां का कमांडर है, उसका कहना था कि इस तरीके से हमको ट्रेन नहीं किया गया। अब देखिए नई प्रॉब्लम, हमको ट्रेन नहीं किया गया है, ये चीज पहले भी आई थी, ऐसा नहीं है, मतलब पहली बार ये नहीं आ रही है, लेकिन इतने स्पष्ट शब्दों में कि हमको ट्रेन नहीं किया गया इस तरह के वॉरफेयर के लिए, ये देखिए पहली बार आया है जबलिया की घटना से। क्योंकि इसमें यह भी महत्वपूर्ण है,
ऐसे अंदर बहुत लोग महसूस करते होंगे कि ट्रेन ने किया। कहना, उसको खुल के कहना, ये पहली बार हुआ है और ये लगातार बढ़ रहा है। इसलिए देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि मायूसी की जहां तक बात है, जहां तक उसकी, देखिए सवाल ये है, रेजिस्टेंस तो लड़ रहा है, रेजिस्टेंस लड़ेगा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस है तो फिलिस्तीन का कॉज जिंदा है। गाजा के सिविलियन झुकेंगे नहीं, वो लोग डिस्प्लेस होने के लिए मानेंगे नहीं। उनको चाहे तुम पूरी दुनिया की दौलत उनके पैरों पे, उनके पैरों तले रख दो, वो लोग वहां से हटेंगे नहीं। तो ये जो सिलसिला है, ये इसमें एक ही कंक्लूजन है, इजराइल की हार। और क्या कंक्लूजन आप बताइए। अभी देखिए अबू उबैदा के सवाल पे जो पूरी बहस चली, अब अबू उबैदा को इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, क्लेम किया कि हमने मार दिया। अच्छा ठीक है, तुमने मार दिया, अब ये बताओ, अच्छा उसमें अबू उबैदा का असली नाम भी इन्होंने कुछ बताया कि अजीब सा कुछ नाम इन्होंने बताया। अब क्या है कि जो हमास है, हमास देखिए कंफर्म करता है, हर चीज को कंफर्म करता है। और हम लोग भी बिना जो सोर्सेज, अब इजराइल ने क्लेम किया तो वो तो पता ही है आपको, हम भी अभी कह रहे हैं इजराइल ने क्लेम किया है, लेकिन हमास ने उसका कोई कंफर्मेशन नहीं किया। दूसरी में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अबू उबैदा से जुड़ी जो कुछ कार्रवाइयां अबू उबैदा ने अनाउंस की थी, वो कार्रवाइयां अभी तक चल रही हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अबू उबैदा, जैसे इजराइल कह रहा है कि अबू उबैदा अभी फिर से आएंगे और वो कोई नया आदमी होगा। अरे नया आदमी होगा तो मतलब तुम उसकी आवाज पहचान लेना, तुम उसका ये भी कर लेना, अगर उसकी आवाज को उसको टेस्ट करा लो। क्योंकि हम लोग तो देखिए विश्वास पे चलते हैं, लेकिन अगर इजरायली इस तरह का सवाल उठाते हो तो तुम अगली बार जब अबू उबैदा बोलेंगे तो उनकी आवाज टेस्ट कर लेना। और अगर तुमने वाकई असैसिनेशन हो गया तो हमास अनाउंस करेगा। उसने तो यहिया सिनवार का भी अनाउंस किया था। हाँ, मोहम्मद दैफ का करीब 6 महीने बाद अनाउंस हुआ था, उसके पीछे बहुत बड़ा एक टैक्टिकल रीजन था। तो ये देखिए एक स्टेटस है और इसमें किसी भी तरीके से कोई भी रेजिस्टेंस का जो ऑफेंसिव है, जो एग्रेशन है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। अब देखिए 2 अस्पताल हैं जेरूसलम में, एक अस्पताल है हसद्दा और उसके साथ जो ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन यानी इजराइल, मेनलैंड इजराइल में एक और हॉस्पिटल है बेलिनसिन, वहां दोनों में हेलीकॉप्टर आज फिर से दिखाई पड़े। सीधे वो लोग जो जबलिया और खान यूनिस में जो घटना घटी, उनके बाद वो लोग घायलों को ले जा रहे हैं। रोज ये कहानी रोज की बनती जा रही है और इसी बात को इजरायली रिपोर्ट ने भी कहा है। फिर आप देखिए जो ऐतिहासिक संघर्ष जो वेस्ट बैंक में हो रहा है, उसमें मैंने बताया पिछले 48 घंटों में सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। रेजिस्टेंस फाइटर्स टायर अब जला के सीधे सीधे इजरायलीज पे फेंकने लग रहे हैं और भी बहुत सारे यूनिक तरीके सामने आ रहे हैं। और वेस्ट बैंक में सही मायने में अगर देखा जाए तो इजराइल ने अपनी सॉवरेंटी तो डिक्लेयर कर दी है, लेकिन सॉवरेंटी जिस दिन वो एनेक्सेशन डिक्लेयर करेगा उस दिन इंतिफादा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इंतिफादा की पूरी स्थिति बनी हुई है। हर जगह एक संघर्ष हो रहा है, कोई मानने को तैयार, पीछे हटने को वहां पर पैलेस्टीनियंस तैयार नहीं। हालांकि उनके पास इजराइल ने उनको ऑप्शन दिया है कि आप लोग अभी इतना हमलावर मत होइए, हम अभी एनेक्सेशन करेंगे, उसके बाद हम इंसाफ करेंगे, हम कुछ सेटलमेंट्स बढ़ाएंगे, ये करेंगे, लेकिन उसमें ऐसा इस तरह का लालच भी दिया है कि हम वेस्ट बैंक के लोगों को नागरिकता इजराइल की दे सकते हैं। तो उस पर वेस्ट बैंक के लोगों ने कहा नागरिकता लेके हम क्या करेंगे, तुम तो ऑलरेडी तुमने 20 लाख अरबों को नागरिकता दी हुई है, लेकिन वो 2M दर्जे के सिटीजन है, उनको पूरी राइट्स कहां हैं। तो ये सारे आर्गुमेंट वेस्ट बैंक में इजराइल ने करके देख लिया। यहां तक कि वेस्ट बैंक को 2 भाग में बांटने तक की पूरी प्लानिंग हो गई, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे होगा, सवाल ये हर चीज आती है इंप्लीमेंटेशन पे। और खास तौर पे ऐसे माहौल में जब एक नया आंकड़ा आया है कि जब से 7 अक्टूबर हुआ, वो तो गाजा में मान लीजिए हुआ, 7 अक्टूबर के बाद से करीब 1000 के ऊपर रेजिस्टेंस फाइटर्स जो वेस्ट बैंक के थे उनको इजराइल मार चुका है, 1000 से ऊपर। लेकिन वहां पर सच्चाई यह है, जो इजराइल की खुद की रिपोर्ट है और जो मैं भी आपसे बार बार कह रहा हूं कि रेजिस्टेंस फाइटर्स थोड़ा पीछे हटे हैं, बस 22 से 28 हजार रेजिस्टेंस फाइटर्स वहां के एरियाज में, सुदूर इलाकों में वो फैले हुए हैं और वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है 7 अक्टूबर देखिए अब बहुत दूर नहीं है और 7 अक्टूबर के दिन कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो एक मोमेंटम क्रिएट कर रही हैं वेस्ट बैंक में। अब देखिए, अब
मारिब अखबार के अनुसार 600, जो हिब्रू अखबार है, 600 सीनियर इजरायली ऑफिशियल्स ने ट्रंप को सीधे कहा है कि वो इंटरवीन करे और युद्ध को बंद कराए। ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन ये है कि आज करीब 68 गाजा के सिविलियंस शहीद हुए और जो फैमिन और मैल न्यूट्रिशन से 9 लोग शहीद हुए, जिसमें 3 बच्चे थे। फिर आप देखिए जो एसोसिएशन ऑफ जेनोसाइड स्कॉलर्स है, IAGS, उसने लीगली आज उसने भी मोहर लगा दी। उसने कहा गाजा में जेनोसाइड हो रहा है। और ये एक तो फैमिन की बात आई थी, जो इंटीग्रेटेड फेस क्लासिफिकेशन फॉर हंगर मॉनिटरिंग फूड सिक्योरिटी, UNO की संस्था है, उसने फैमिन डिक्लेयर किया था। अब ये दूसरी संस्था है IAGS, इसने अभी तक जेनोसाइड ओपनली डिक्लेयर नहीं किया था, आज कर दिया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें फिर वही बात आ जाती है। जो IDF के चीफ डर रहे हैं, वो कह रहे हैं, मैं बार बार याद दिला रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि जो वॉर तो कभी तो खत्म होगी ना, और इंटरनेशनल लॉ ऐसा तो है नहीं गायब हो गया है। इजराइल अगर अमेरिका का 51st स्टेट भी हो जाए तब भी इंटरनेशनल लॉ तो रहेगा। अभी शंघाई SCO की मीटिंग चल रही है, अमेरिका इजराइल को वहां को 20 बार बल भर गाली दी जा रही है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है, जिसमें अमेरिका इजराइल रहेंगे ही नहीं। जाओ, अब जब ये पूरी सिचुएशन है तो IDF का चीफ यही कह रहा है कि हमारे सोल्जर्स को उठा उठा के ले जाएंगे लोग, जहां जाएंगे वो अरेस्ट होंगे, फिर क्या होगा। अभी कोलंबिया ने कोयला, जो इजराइल को निर्यात करता था, कोलंबिया लैटिन अमेरिका का देश, उसने पूरी तरह से बंद कर दिया। उसके बाद वहां पर वेनेजुएला, क्यूबा, निकारागुआ के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। ईरान के साथ उसके रिश्ते हो गए, ये आपको मैं बता चुका हूं। तो पूरे फिलिस्तीनी संघर्ष का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ये भी तो देखिए। पूरे फिलिस्तीनी संघर्ष का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। बाकी तो आप जानते ही हैं, दुनिया में हर जगह रोज मैं बताता हूं आपको कि कौन सा ऐसा देश आप बता दो, एक देश जहां पर मतलब जो यूरोपियन देश है, जो प्रभाव डालते हैं विश्व की परिस्थितियों पे। कोई भी ऐसा, मतलब छोटा सा नीदरलैंड्स का ज्यादा प्रभाव है इतने बड़े भारत से। ये बात अब सच्चाई है, जो भी इसकी अब मतलब इसकी ऐतिहासिक इसके कारण है। लेकिन अब यूरोप ने पूरी दुनिया को कॉलोनाइज भी किया, लेकिन यूरोप में अभी भी एक सबसे एडवांस्ड सेक्शन दुनिया का वही है, क्योंकि उसने दुनिया को कॉलोनाइज किया। अब इसकी डायलेक्टिक्स है कि अब उसका एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू तो वही है कि यूरोप की जो पूरी दौलत है अभी तक जो खा रहे हैं वो हम ही लोगों से लूटी हुई है, लेकिन दूसरा ये भी है कि उसी दौलत से एक हिस्सा ऐसा पैदा हुआ है जो उनका विरोध कर रहा है उन्हीं के देश में, ये भी है। तो ये जो देखिए अभी, और हम और मजबूत हो रहे हैं, और हम जब मजबूत होंगे तो हम फिर दूसरी तरह से अपना बदला लेंगे। तो ये जो सारी डायलेक्टिक्स है, इस डायलेक्टिक्स को समझना बहुत जरूरी है। और इसको देखिए इस्लामिक फोर्सेस समझ रही, जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी फोर्सेस है वो इसको समझ रही, मैं रोज आपको बताता हूं। उसके बाद देखिए जो कैबिनेट मीटिंग चली, जिसमें फिर गाली गलौज, मतलब ये ऐसा हो गया है कि 11वीं या 12वीं बार गाली गलौज ये हो रही है। और कैबिनेट में कब तक IDF के चीफ और बेन गिवर और स्मोट्रिच एक दूसरे को गाली देते रहेंगे पता नहीं, लेकिन ये देखिए हो रहा है, पूरी दुनिया के सामने हो रहा है। हास्यास्पद स्थिति इजराइल की हो रही है। उसके बाद देखिए नेतन्याहू ने तो इंटरवीनिंग करना छोड़ दिया। उसने कहा तुम लोग लड़ लो, और उसके बाद पूरा जो मामला है वो स्टॉल्ड है। गिडियन व्हीकल्स 2 या गिडियन चैरियट्स 2 जो ऑपरेशन है, जिसमें पता नहीं कितने हजार लाख रिजर्विस्ट, कभी लाख कहा जाता है कभी हजार कहा जाता है, मोबिलाइज हुए हैं, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं ग्राउंड पे। बल्कि ग्राउंड पे हमास का ऑफेंसिव बढ़ गया है, सब लोग मान रहे हैं। और वो जो सीक्रेट रिपोर्ट आई है उसके बारे में भी बात करेंगे, उसने तो इस बात को खुलेआम एडमिट किया है। उसके बाद इजराइल अपना यही है, जो कार बॉम्ब छोड़ता है, जो रोबोज के जो, अब वो बड़ा भयावह होता है, रात में एकदम से रोबो कोई जैसे कोई भूत चला आ रहा है, बच्चों के बीच एकदम से रोबो आ रहा है, उसमें से बम फट रहा है। तो आप सोचिए कितना आतंक का माहौल, कैसे पूरी की पीढ़ी जो है वो हम कहेंगे बर्बाद हो गई। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है कि ये बच्चे देखिए, यहां पर जो हमास के पास जो बार बार फाइटर्स की संख्या बढ़ रही है, वो धीरे धीरे अब ऐसी स्थिति भी आ रही है कि पूरी जनता को हथियारबंद कर दो। और हमास इस चीज के लिए पहले भी तैयार था। वो
इसलिए भी रोका था क्योंकि जो एल्डर्स हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, वो ये नहीं चाहते कि अभी महिलाओं के हाथ में भाई मतलब अब एक वहां पर एक सोसाइटी है, एक समाज है, महिलाएं वहां की काफी एम्पावर्ड हैं, इमेंसिपेटेड हैं फिलिस्तीन में, लेकिन अब सबके हाथ में बंदूक दो तो फिर उस तरह की ट्रेनिंग भी चाहिए, उस तरह की ये भी करिए, मतलब ये सारी चीजें भी हैं। तो अभी वो मामला एक है, लेकिन वो कल को एक्टिवेट किया जा सकता है, उसमें कोई ऐसी कोई वैचारिक समस्या नहीं है, वो एक्टिवेट हो सकता है कि लोग मारे जाए। और ये भी एक बात हो रही है कि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स कैसे वहां पर गाजा में लाई जाएं, जिससे इजरायली जो हवाई हमले हैं उनका विरोध, उनका जवाब दिया जा सके। ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इसके पीछे देखिए क्या है, वो जो अंदर की बातें हैं ना, उसका एक सवाल आ जाता है। फिर आप देखिए जो इंटरनेशनल फ्लोटिला इस बार चल रही है, जो बार्सिलोना से भी, ट्यूनिस से चली है, और जिसको लेके इजराइल में बहुत घबराहट है, इस बार की अलग है। इस बार देखिए क्या है, करीब अभी जो मैं कल फिगर नहीं बता पाया था, करीब 57 व्हीकल्स, 57 to 70, 57 से 70 बोट्स एक साथ चल रही हैं गाजा की तरफ, और उनके पास राहत सामग्री है, उनके पास सारे सामान है जिनसे वो गाजा को राहत पहुंचाएंगे। अब ये इजराइल रोकेगा इनको, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जब वो रोकेगा, उनके साथ रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल्स भी हैं यूरोपियन देशों के, तो क्या वो उन पे गोली चलाएगा, क्या होगा? ये सवाल अभी भी पूरा पुख्ता तौर पे ये पूरा बना हुआ है, और इसके लिए कोई जवाब नहीं। फिर और जो ये महत्वपूर्ण बात की, नेतन्याहू और उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो बंकर में चले गए हैं। यमन की जो घटना देखी हुई है, बड़ी घटना हुई है। यमन ने जो स्कारलेट नाम की शिप पे हमला किया है, बड़ा ब्लास्ट वहां हुआ है। ये यूके MTO ने भी माना है, जो यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो रेड सी को मॉनिटर करता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसने भी माना है कि बड़ा ब्लास्ट हुआ है, और सऊदी अरब के पास हुआ है वो, तो वो भी एक बड़ी अजीब सी चीज है। और वो जो जहाज था वो इजराइल का ही जहाज था, लाइबेरिया में उसका ऑफिस था। इस तरह से होता है जहाजों में। तो ये जो सारी देखिए चीजें हैं, ये भी लगातार चल रही हैं। अच्छा, फिर इजराइल के अंदर जो विरोध हो रहा है, उसमें देखिए 17 स्कूल इजराइल के बंद रहे आज। अब इन स्कूल्स को, इसमें इंडेफिनिट स्ट्राइक की बात हो रही है कि हम इंडेफिनिट स्ट्राइक करेंगे और हम देखेंगे कि कब तक नेतन्याहू इस चीज को नहीं मानता है कि होस्टेजेस को रिलीज करो, हमास के साथ डील करो। ये पूरी बात हो रही है। 17 स्कूल बंद हो चुके हैं, और ये तब हुआ है जब कल परसों 2 दिन स्कूली छात्र सड़क पे आ गए, जो 10 से लेके 12th ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं इजराइल के, वो सड़क पे आ गए। उसके बाद देखिए जो SCO में हो रहा है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले आपको हम सीरिया और लेबनान का कुछ बता दें। सीरिया में देखिए वही बात है कि जो रेजिस्टेंस, जो इजराइल को डर था, वही हो रहा है। रेजिस्टेंस वहां बढ़ रहा है। आज एक इजराइल ने कुछ चेक पोस्ट, वहां चेक पॉइंट्स बनाए हैं, जैसे वेस्ट बैंक में बनाता है, उन चेक पॉइंट्स पे हमला हुआ, और कम से कम 2 घंटा गोली चली है, जिसको लेके इजराइल में बहुत एक कश्मकश की स्थिति है कि ये क्या हो रहा है, जबकि पहले ऐसा हो चुका है। लेकिन वहां का रेजिस्टेंस बहुत धीरे धीरे प्लानिंग के साथ धीरे अपने को एक्सपैंड करते हुए काम कर रहा है, और वो ऐसे बीच में 2-2, 2.5 महीने के अंतराल में हमले करता है। तो ये देखिए सीरिया की स्थिति। अभी भी वो मीटिंग नहीं हो पाई है जो अल शरा के फॉरेन मिनिस्टर और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर में होनी, वो मीटिंग नहीं हो पाई। लेबनान में वही स्थिति है, इजराइल जस का तस बना हुआ। इजराइल आगे, वहां भी इजराइल ने पूरी कोशिश, इजराइल कर रहा है कि अभी इसका फायदा उठा के आगे बढ़ जाओ। अभी लेबनान के अंदर बहस छिड़ी हुई है हिजबुल्लाह को डिसार्म करने की, तो उसके अंदर घुस जाओ, लेकिन वो नहीं घुस पा रहा है। उसकी सोल्जर्स वापस आ जा रहे हैं बार बार आगे जाके। ये आज 2 बार ऐसा हुआ। फिर देखिए जो SCO की बात, अब SCO में देखिए जो चाइना के प्रेसिडेंट है अच्छा, कल जो वार्ता हुई थी शी जिनपिंग और मोदी में, जिसमें यह हुआ था कि बॉर्डर के सारे इश्यूज हम रिजॉल्व करेंगे। अब अगर यही करना था तो पहले ही कह देते, मतलब पहले ही कर देते, तो शायद ये सब ना होता, ऑपरेशन सिंदूर और इस तरह की चीज ना करनी, पहलगाम मामला शायद ना होता। अब जो भी है, ये तो एक रहेगा क्रिटिसिज्म का पॉइंट टुवर्ड्स द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब यहां देखिए शी जिनपिंग ने कहा है कि
बुलिंग बिहेवियर जो अमेरिका का है, इसके खिलाफ हमको लामबंद होना। और अब अमेरिका के खिलाफ तो आप जानते हैं, यहां पर कुछ मोदी अंधभक्त और ये लोग भी अमेरिका के खिलाफ पड़ गए। कितने दिन ये रहेंगे वो अलग बात है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी आ रहे हैं तो इनको गाजा में पैलेस्टीन रेजिस्टेंस के प्रति समर्थन जाहिर करना चाहिए, करना होगा। ये आप देखिएगा, ये मेरा प्रिडिक्शन है अमरीश मिश्रा स्पीक्स का। 20 देश इसमें शामिल हैं एससीओ में, और ये एक बड़ी अच्छी दिशा में बढ़ रहा है इस समय, और बड़ा अनाउंसमेंट होगा। मैंने बताया आपको कि इजराइल को कंडेम किया गया है, और उसके बाद अभी इजराइल ईरान वॉर में इजराइल को कंडेम किया गया है। फिलिस्तीन पे पूरा रेजोल्यूशन बन रहा है। व्लादिमीर पुतिन रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि ये इट विल बी अ पावरफुल लोकोमोटिव ऑफ मल्टीपोलैरिटी। मतलब ये जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड का एक बड़ा इंजन एससीओ बनेगा। अब एससीओ हो गया, ब्रिक्स हो गए, इस तरह के जो संगठन है इनका समय आ गया है। और अब सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई एक समय इनका आ गया है, और अमेरिका को चैलेंज करने के लिए, डॉलर को चैलेंज करने के लिए ये पूरी स्थिति अब लाजिम है, एक तरह से लाजिम है। और इसको लेके जो 20 देश उसमें शामिल हुए हैं, ब्रिक्स में भी ज्यादातर उसके मेंबर्स हैं, तो ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मिलके एक बड़ा, एक एंटी वेस्ट, एक एंटी अमेरिकन ब्लॉक खड़ा कर रहा है। और इसको देखिए, जो क्योंकि ईरान का समर्थन है, हालांकि अरब देश उस तरह से इसमें नहीं है, लेकिन अफ्रीका के देश हैं और कुछ और भी ये लैटिन अमेरिका के देश हैं। तो पूरी जो विश्व की स्थिति है उसमें जो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात है, और एक तरफ अमेरिका इजराइल है, दूसरी तरफ पूरा मतलब ईरान रशिया चाइना है, उसके बाद भारत भी उसमें अब शामिल होने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो सारी इक्वेशन है, इनका असर फिलिस्तीन पे भी पड़ेगा। सब चीज की धुरी फिलिस्तीन में अगर 7 अक्टूबर 2023 नहीं हुआ होता और इतने लंबे समय तक अगर हमास नहीं टिका होता, तो ये सारे इनिशिएटिव्स एक दूसरी तरह की बात होती। अमेरिका इजराइल का जो वेट है वो बढ़ जाता। लेकिन आज जो गाजा में जो एक सदी की शहादत दी जा रही है, मतलब ऐसी शहादत तो कभी इतिहास ने नहीं देखी। लोग बड़े बड़े कत्लेआमों की बात करते हैं, पता नहीं कब 2000 साल 2500 पहले, ठीक है, वो सारी चीजें। लेकिन आज के दौर में आधुनिक युग की सबसे बड़ी शहादत, सबसे बड़ा संघर्ष और सबसे बड़ी जीत, ये गाजा की किस्मत में लिखा है। तो आज का प्रसारण यहीं तक। कल तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।